एग्ज़ाम बैकअप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना, महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 17 और 18 को लगभग 90% फिक्स हो गई हैं। पहले ये परीक्षाएं 11 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसको आगे टाल के कुछ निजी कारणों से आगे बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवेदन आए थे, इसलिए बढ़ाना लाजमी था क्योंकि टाइम कम था। साथ ही साथ ये जो पेपर होने वाला है 2 पालियों में 4 पालियों में होगा, यानी 2 दिन में होगा। तो फटाफट अपनी तैयारी तेज कर दीजिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। इसलिए एक बार में ही कोशिश करिए कि आप सफल हों। भगवान करे आपकी सफलता आपको आपके कदम चूमे। तो चलिए, सफल होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो चलिए उसी कठिन परिश्रम की ओर अग्रसर होते हैं। प्रैक्टिस नंबर 4 हम लोग आज कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई, आप, यह, कौन। तो बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो जहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, तो क्या होगा? कोई, आप, यह या कौन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर कोई संधि नहीं। तो साथियों, जगदीश का विच्छेद होता है जगत प्लस ईस। क्या होता है? जगत प्लस ईस, यानी जगत प्लस ईस्ता और फिर ई, तो लास्ट में ही हलंत लग जा रहा है, इस वजह से कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है कौन है? मांडवी, घरेलू, भला या फिर स्वतंत्र। तो साथियों देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी पर्सनल नाउन पूछ रहा है, तो मांडवी, घरेलू, भला या स्वतंत्र। तो पर्सनल नाउन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांडवी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? यानी भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? मोहन, नदी, हरियाली या फिर अयोध्या। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा साथियों। तो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा हरियाली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के जो शब्द ऐसे ही हमारे हिंदी में आ जाते हैं डायरेक्ट, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए सही है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या 2, 3, 4, 8 कितनी होगी? चलिए, तो संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या फिर 8। तो छात्राज्ञा 3 संयुक्त वर्ण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वर्ण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ठ, र, अड़ा या फिर लाभ। तो दोस्तों बात की जाए पार्श्विक ध्वनि की, तो कौन सी होती है? ला। लाभ का पार्श्विक ध्वनि की संज्ञा में आता है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द समूह, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा वर्णमाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो साथियों, आग जो शब्द है वो हमारा तद्भव शब्द है। और बात की जाए, अगर हम तत्सम की बात करें आग की, तो आग की तत्सम की क्या हो जाएगी? अग्नि। ठीक है, आग की तत्सम अग्नि, यानी आग हमारा तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा किस प्रकार का शब्द है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए तिरंगा शब्द की, तो तिरंगा जो शब्द है वो वास्तव में तो है कौन सा? 3 रंगों वाला, यानी कौन सा? तिरंगा शब्द जो बनेगा वो हमारा बनेगा द्विगु समास। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या फिर अध्यापिकी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बात करें, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। तो दोस्तों उर्वरा शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपजाऊ भूमि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो दोस्तों गाल बजाने का सही अर्थ है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, यानी गाल बजाना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पाधन अवन, पोधन अन, पावधन अन, पाधन अन वन। तो साथियों पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पोधनन। अगर बात की जाए, कुछ लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है पावधनन, तो पावधनन हो जाता है पावन। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन या फिर सुसंगत। तो दोस्तों जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम कहते हैं सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? पूर्वज, अग्रज, कनिष्ठ या फिर भूत। देखिए साथियों ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो छोटे का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? विनाश, इतरसी, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश मतलब होता है शुरू करना, तो खत्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी इतरश्री, यानी खत्म हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दो बार व्यंजन आया हो तो एक ही वर्ण का, पुनः, उत्साह, इलाहाबाद या फिर दिल्ली। तो ध्यान दीजिए एक ही वर्ण दो बार आएगा, यानी आधा और पूरे के रूप में। तो दिल्ली में आया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या फिर 53। तो मूलतः वर्णों की संख्या जो है, इन टोटल वर्णों की संख्या कह पूछ रहा है आपसे, तो कितना हो जाएगा? 52। अगर बात करें स्वर की तो कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। देखिए बार बार ये रिपीट क्वेश्चन आ जाता है, तो जरूर देख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? श्याम, पानी, बचपन या फिर नदी। तो ध्यान दीजिए भाव किससे जुड़ा हुआ है? बचपन से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बाकी सब संज्ञाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल संज्ञा जो भी हैं उनका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और पानी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। बचपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपी, आस्ट्रिक। तो साथियों हिंदी हमारी जो भाषा परिवार है वो भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा, कृपा या फिर कृप। तो बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कृपा ऐसे लिखा जाता है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। का अर्थ क्या होगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, या फिर दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना या दयालु होना। तो सीधी सीधी बात है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? ध्यान दीजिए ये अल्प विराम कौन सा है? तो कौन सा है? ये तो फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, हाँ अल्प विराम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाक्य के घटक कितने होते हैं? तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्म और विशेषण। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, पहला नंबर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी उद्देश्य और विधेय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, इनमें से कोई त्रुटि नहीं। कौन सा गलत है? ABCD में आपको बताना है। तो चलिए फटाफट ध्यान दीजिएगा कि वक्ष जो है वो स्त्रीवाचक शब्द है, ये स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वक्ष का प्रयोग गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर, यानी यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत जवाब है। आगे बढ़ते हैं। विरोध करने का सही मुहावरा क्या है? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या फिर सिर चढ़ाना। तो दोस्तों विरोध करने का सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सिर उठाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति या फिर अनुप्रास। दोस्तों दो बार पानी पानी आया है, दोनों पानी का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास या फिर घनानंद? तो आपको पता होगा भ्रमर गीत के रचयिता हैं घनानंद। तो दोस्तों ये थी 30 क्वेश्चन की क्लास। मैंने 7 क्वेश्चन इसलिए काट दिए हैं क्योंकि पैराग्राफ सेक्शन भी इसी के अंतर्गत आता है, और मोबाइल या फिर लैपटॉप में पैराग्राफ आप नहीं अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ नहीं पाएंगे, ऊपर पढ़ेंगे नीचे छूट जाएगा। इस वजह से मैंने 7 क्वेश्चन इसमें से कट कर दिए हैं पैराग्राफ वाले, तो उन्हें तो आप कर ही लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा करने में। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।